प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, नमस्कार। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, प्रैक्टिस की श्रृंखला में हम लोग चल रहे थे और आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर हमारी चर्चा होनी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरह में आ रहे हैं, एक एक करके देखेंगे और उनका सही हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। पार्थक्य माने सेपरेशन या अलग करने की बात कहां पर कही गई है। भारतीय संविधान की बात हो रही है, ठीक है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या 7वीं तालिका में। देखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग चीजें हैं। कार्यपालिका का कार्य है लोक व्यवस्था बनाना, न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना, ठीक है। दोनों में संबंध अगर हो जाएगा तो भ्रष्टाचार बन सकता है, तानाशाही आ सकती है। ऐसे में ये बात कहाँ कही गई है, तो अगर वास्तविकता में देखा जाए तो ये बात अनुच्छेद 50 में कही गई है। अनुच्छेद 50 कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण हो। ये बात राज्य के लिए कही गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण स्थापित हो सके। तो ये इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये 50 कहाँ है, 36 से 51 के बीच में हमारे डीपीएसपी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये बात 50 में कही गई है। इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये बात कही गई है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में राज्य नीति के सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, यानी डीपीएसपी को शामिल करने का मुख्य कारण क्या है। एसएससी एमटीएस 2000 में पूछा गया प्रश्न है, तमाम परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो अब बताइए, फटाफट आप लोग जवाब ही देते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा। चीजों को देखिए, अपने हिसाब से करिए। जितनी बार रिपीटिशन होता है उतनी बार हमारे मस्तिष्क में चीजें अंकित होती हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, संविधान में डीपीएसपी को किस उद्देश्य के लिए, पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार के विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो जो इसका मूल कॉन्सेप्ट है वो क्या है, टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये सभी बातें अपनी जगह पर है। धर्मनिरपेक्ष राज्य तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी दिख रहा है और भी जगहों पर दिख रहा है, लेकिन जो इसका उद्देश्य है टू इस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य, ये इसका बेस्ट आंसर है। बहुत बार आता है परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में आता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपसे। 3 भी कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है और सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और पीसीएस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। 04 वर्ष, 05 वर्ष, 06 वर्ष, 08 वर्ष, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था 2001 में। तब इसमें ऑप्शंस कुछ और थे। यहाँ ऑप्शन था 14, 15, 16 और 18। अब चूंकि हमें अभी की लेटेस्ट पोजीशन पर पढ़ना है तो हमने इसके ऑप्शंस को चेंज कर दिया। कारण क्या हुआ कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आ गया, 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002। देखिए 2 आ रहा है और ये क्वेश्चन कब आया है, 1, यानी 1 से पहले, यानी 2 से पहले की स्थिति क्या थी कि इसमें जो ये ऑप्शन था इसका ऑप्शन चेंज हो जाता, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि आर्टिकल 45 डीपीएसपी की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, 6 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा की बात की गई है। प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 6 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है। और पहले होता तो फिर 14 वर्ष हो जाता आंसर। अगर पहले के हिसाब से बात करते तो 14 वर्ष आंसर आ जाता है। तो ये 6 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अब जब प्रश्न आएगा ये तो आपके सामने ऐसे आएगा, लेकिन 2001 में जब आया था तो ऑप्शन उसके इस तरह के थे, वो भी मैंने बात आपको बता दी है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत
संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आने वाले क्वेश्चन है। हमने 500 क्वेश्चंस आपको कराने की बात की है और पर डे 20 क्वेश्चन की एक श्रृंखला चल रही है। तो अगर आपने 500 क्वेश्चंस मेरे साथ कर लिए तो मुझे लगता है कि लगभग परीक्षाओं में प्रश्न मिल जाएंगे आपको, है ना। अब देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए जाना है या किसी एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, है ना। कॉन्सेप्ट पे टाइम देना पड़ेगा। अब ऐसे तो रट के सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिस तो हो ही सकती है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसे देख के तैयार कर लेंगे तो सीधे सीधे कुछ तैयारी अच्छी हो जाएगी। जो श्रृंखला में लेकर आ रहा हूं वो श्रृंखला बहुत सिलेक्टेड है, एसएससी को बेस किया गया है, ताकि एसएससी में अब जीएस का पेपर आने वाला है और एसएससी टियर 2 डिसाइडिंग फैक्टर तब हो गया जब जीएस उसमें इन्वॉल्व हो गया। उसमें अब बिना जीएस के कुछ होना नहीं है, सिर्फ मैथ्स के और इंग्लिश के दम पे कुछ नहीं होने वाला है। पहले ऐसा ही होता था। अब किसी एक विषय को साधने वाले लोग सिलेक्ट नहीं होंगे। अब जिसका मैथ्स अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छा होगा, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी, जिसका जीएस अच्छा होगा, उन लोगों के सिलेक्शन के चांस बढ़ेंगे। तो हर विषय का रोल बढ़ गया है। तो उसमें भी संविधान के भी 4-5 क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएंगे हमें वो भी तैयार करना है। तो हमारा दृष्टिकोण हर तरफ होना चाहिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो देखिए, ये सीधी सीधी अगर बात देखें तो ये आर्टिकल 40 है, ठीक है, आर्टिकल 40 है। 32 में तो है ही नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करते हैं तो ये निर्देशित करने की बात, तो ये तो बात खत्म ही हो गई हमारी, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तो फंडामेंटल राइट में चला गया, ठीक है। और ग्राम पंचायत की बात की जहां तक बात है तो वो डीपीएसपी में है। 40 आपका सही आंसर है। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन है, कृषि और पशुपालन। और 78 की बात करें तो पीएम का कर्तव्य है कि प्रेसिडेंट को सूचित करे, जो भी योजनाएं हैं, चीजें हैं, उनके बारे में प्रेसिडेंट को सूचित करने के लिए एक कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। तो आपका बेस्ट आंसर है 40। अभी 40 खाली एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन यहां से क्या बन रहा है? यहां बन रहा है कि बलवंत राय मेहता कमेटी भी याद रखना है, बलवंत राय मेहता कमेटी, मेहता समिति। फिर क्या याद रखना है? इसी के साथ साथ 11वीं अनुसूची भी याद रखना है, और इसी के साथ साथ क्या याद रखना है? 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इतनी चीजें आपको और याद रखनी है अगर आप पंचायत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और इसके साथ साथ त्रिस्तरीय प्रणाली, तो ये आपका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का सीरीज हो गया। अब हो सकता है आईएएस पूछेगा तो सारी चीजें दे दे, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि सारे स्टेटमेंट दे दिया, कौन सा क्या है, और यहाँ पर कर दिया 93 कर दिया या 94 कर दिया, तो आपको गलत देखना होगा। तो आपकी तैयारी का स्तर ये होना चाहिए कि हर तरह की बात को, जो आता है बहुत अच्छा आता है, नहीं आता है छोड़ दीजिए। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं पैदा हुआ, जो भी है हम सब सीख के आगे बढ़ते हैं। जो आता है वो सॉलिड आता है, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि माइनस मार्किंग में फिर उससे नुकसान हो जाता है। तो पहले भाइयों एक बात को देख के चल रहे हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि सरकार द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब कहा जा रहा है कि अगर इसको डीपीएसपी के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या ऑप्शन है, तो कहां जाएगा? तो ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आपने पढ़ भी रखा है। मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, यानी अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है। कहां पर? न्यायालय में, यानी कोर्ट विल नॉट एंटरटेन सच टाइप ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू डीपीएसपी। तो जो भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय वाला भी काम खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, मानवाधिकार आयोग का सवाल ही नहीं उठता, ये भी खत्म हो गया। बेस्ट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कोई व्यक्ति इसके लिए जो है किसी न्यायालय में कहीं नहीं जा सकता है। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। और अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो देखिए, ये प्रश्न बहुत बार आया है, घूम घूम कर आ रहा है, इसको रट डालेंगे हम लोग तो बेहतर रहेगा। इसमें क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि 52वां, 56वां, 44वां है ना, आपको इनको याद ही है। तो ये दल बदल वाला है आपका, है ना, दल बदल। ये आपका संपत्ति का अधिकार आपको याद आ रहा होगा। ये जो 42वां है, जिससे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसी को संज्ञा दी जाती है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या कहते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान भी इसे बोलते हैं। इसने बहुत व्यापक परिवर्तन किया है, बहुत ज्यादा, और इसी में ये बात हमारी निकल कर भी आती है। तो इसके लिए क्या कहा गया है? सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इससे बहुत सारे परिवर्तन भी हुए हैं। अगर हम देखें तो आर्टिकल 39A जुड़ा, इसी से आर्टिकल 43A जुड़ा, इसी से आर्टिकल 48A जुड़ा। ये आपका निःशुल्क विधिक सहायता की तरफ इशारा करता है, ये कर्मकारों को उद्योग में भाग लेने की बात करता है, और ये आपका वन तथा वन्यजीव और पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न है, अभी इसकी चर्चा भी पूर्व में कर चुका हूं, बताइएगा। ऑप्शन ए परिवर्तनीय है, ऑप्शन बी अर्थ परिवर्तनीय है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है, ऑप्शन डी कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो देखिए, परिवर्तनीय है ये बात गलत है, अर्थ परिवर्तनीय है इसका कोई मतलब नहीं है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है ये भी बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल 37 अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि कहता है कि अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय माने लागू नहीं कराए जा सकते, लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी होगी कि लागू इसको नहीं कराया जा सकता, तो लागू इसे नहीं कराया जा सकता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। किस निदेशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा? सीपीओ एसआई 2008 का क्वेश्चन है। गांधी जी के दर्शन का प्रभाव, गांधी जी की विचारधारा का प्रभाव हमारे डीपीएसपी पर है, और वो कौन सा प्रभाव है उसे ध्यान देने की जरूरत है। 2-3 प्रश्न से बनते हैं। एक तो वो ग्राम पंचायत के पक्षधर थे, एक पॉइंट तो याद रखना है आपको। दूसरा मद्यपान, मद्यपान निषेध, दारू वगैरह जो पीते हैं उसके विरोधी थे। और तीसरा गौवध, इसके विरुद्ध, इसका निषेध, इसको रोका जाए। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये परीक्षा में बहुत आते हैं। अब इसमें से कौन सा आपके ऑप्शन में आ रहा है गांधी जी की विचारधारा से? ये समान काम के लिए समान वेतन, निःशुल्क कानूनी सहायता और सलाह की व्यवस्था, गौवध पर निषेध। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो गया? गौवध पर निषेध। इस तरह के जो प्रश्न आएंगे तो ध्यान रखिएगा। 3 क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं। आइए, मैंने कक्षाओं में आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चीजों को, वो जरूर इसे समझें। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से, आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकारों के माध्यम से, मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से, प्रस्तावना के माध्यम से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, उसमें कोई ऐसा वो नहीं। मौलिक कर्तव्य में आपके कर्तव्य हैं। प्रस्तावना आर्थिक एवं सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात करता है। ठीक है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि आर्टिकल 38 ये कहता है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय की अभिवृद्धि करेगा, अभिवृद्धि करेगा, अभिवृद्धि करेगा। ठीक है,
तो ये बात साफ साफ लिखी हुई है, आर्थिक न्याय की बात कर रहा था, इसीलिए इसको बेस्ट आंसर माना जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका अच्छा प्रश्न है और 2010 में पूछा गया था CHSL में। आइए, जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं वो फटाफट अपने जवाब भी देते रहें, हाथ चलते रहना चाहिए। 1 घंटा आप हमें समय दीजिए और उसके साथ सारे कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम और भी बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे जिन पर आपकी बहुत सारी चीजों को पढ़ने का मौका मिलेगा। जैसे यूपी स्पेशल पर हम एक स्पेशल क्लासेस को लेकर आएंगे, वो पढ़ डालेंगे तो यूपी के सभी एग्जाम जितने स्टेट लेवल के वहां बेनिफिट हो जाएगा, है ना। इस तरह की चीजें रहेंगी। करंट अफेयर डेली अपडेट हो रहा है आपके पास, उसे देख सकते हैं। बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट डेली अपडेट हो रहा है। आप मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पर, वहां चले जाइए। इसके अलावा टेलीग्राम पर है। इसके अलावा हम लोग मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से एप्लीकेशन हमारा गूगल प्ले स्टोर पर, उसे डाउनलोड कर लीजिए। सब जगह करंट अफेयर आ रहा है, बेसिक पॉइंट्स आ रहे हैं, टेस्ट आ रहे हैं, आप उसको फायदा ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अब देखिए, कल्याणकारी राज्य तो इसमें जितने भी प्रावधान है सब कल्याणकारी ही है। डीपीएसपी अगर देखा जाए तो डीपीएसपी का पूरे का ही उद्देश्य क्या है? वेलफेयर, कल्याण। लेकिन स्पेशली अगर देखा जाए तो जो ये ऑप्शंस हैं इनमें बेस्ट ऑप्शन आपका होगा आर्टिकल 38। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 3 तरह के न्याय अभी हमने बताया, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, इसकी बात की गई और कहा गया लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। तो ये लोक कल्याण की बात भी यहाँ पर आ गई। तो बेस्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 38। हालांकि सभी लोक कल्याण के लिए है। अगर 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, ठीक है। 39 की बात करें तो कुछ अनुसरणीय तत्व हैं, असरणीय तत्व हैं। इसमें आप देखेंगे 39 गा है, आर्थिक धन के संकेंद्रण के बारे में कहता है। 39 घा है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। महिलाओं, बच्चों, कर्मकारों सबकी बात है। 38 अभी आपको बताया ही है। 41 जो है आपको कहता है काम, शिक्षा तथा लोक सहायता का अधिकार, है ना। तो इस तरह से है। तो काम, शिक्षा तथा लोक सहायता का अधिकार, तो ये सारी बातें अलग अलग जगह पर है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो ये आंसर आपका अच्छा होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जो आंसर्स बताए जा रहे हैं, कमीशन ने जो आंसर दिए हैं, जो उसको एक्सेप्ट किया, उसके आधार पर आपको चीजें बताई जाती है। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यानी किस डीपीएसपी के संदर्भ में किसने स्टेटमेंट को दिया था? केटी साह, किरण मुंशी, BR अम्बेडकर, ऑस्टिन। अभी देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जहां जहां भी स्टेटमेंट आते हैं, चाहे अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू का हो, या केटी साह का हो, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो, या किसी और विद्वान का हो, तो उसको याद कर लेना होगा। तो जब ये चेक वाली बात आ जाए तो आप केटी साह को टिक कर दीजिएगा। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न, ध्यान रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं। राज्य के निम्न निदेशक, जो नीति के निम्न निदेशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? अब फिर देखिए बात वही आ रही है, इसको ध्यान देने की बात है। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा? इसका अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि ग्राम पंचायतों के बारे में, मद्य निषेध के बारे में, गौवध के बारे में, तो है ना, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो पहला ऑप्शन कहता है ग्राम पंचायतों का आयोजन, बराबर काम के लिए बराबर मजदूरी, मजदूरों का संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो ग्राम पंचायत होगा। ग्राम पंचायत के आयोजन की बात कही गई है, तो याद तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। 3 बातें बताई तो उनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। मैं डेली आपसे कहता हूं कि आप फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको याद कर लीजिए। कौन सा भाग है? भाग 3 है। ये कौन सा है? भाग 4 है। ये कौन सा है? भाग 4 का है। कहां से कहां है? 12 से 35 है। ये कहां है? 36 से 51 है। ये कहां है? 51A है। बस हो गया, इतने में ही क्वेश्चन बन जाएंगे। अब पूछ रहा है डीपीएसपी के बारे में,
तो ये ऑप्शन बी आपका सही हो गया, क्योंकि ये तो आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। भाग 2 आपके नागरिकता के बारे में है, 5 से 11 में है। तो थोड़ा तो याद करना पड़ेगा, इन चीजों को देखना पड़ेगा कहां से कहां कौन से अनुच्छेद है। 22 भाग में से आपको 10-12 भाग याद करने हैं और उनके साथ अनुच्छेद का क्रम भी याद करना है। ये कर लेंगे तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता? अभी तुरंत चर्चा हुई हमारी आपसे, है ना। तो 31 तो देखिए कोई मतलब ही नहीं है पढ़ने का, क्योंकि 31 यहाँ है ही नहीं। और 44 से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से खत्म हो गया। 38 मैंने अभी आपको बताया, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय, आपने देखा होगा न्याय की बात करता है और इसके साथ में लोक कल्याण की बात करता है। 37 जो है ये कहता है अप्रवर्तनीय है, अप्रवर्तनीय है, तो यही आपका आंसर भी हो गया। 39 कुछ अनुसरणीय तत्व बताता है, अभी मैंने चर्चा की अनुसरणीय तत्व, तो आपका आंसर हो गया ये। बहुत घूम घूम के कई बार आ गया है, याद रखिएगा, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए प्यारे भाइयों। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहां से अंगीकार की गई है? ऑप्शन ए आयरलैंड और स्पेन, ऑप्शन बी यूएसए और यूके, ऑप्शन सी यूएसएसआर और चीन, ऑप्शन डी जापान और कोरिया। तो आपको बिल्कुल रटा होगा ये मेरी समझ में तो कि ये आपने आयरलैंड के संविधान से लिया है। ऑप्शन में स्पेन भी है तो ये भी आंसर हो गया। तो बेस्ट आंसर आपका हो गया ये। हमेशा जब भी चुना जाता है तो बेस्ट आंसर देखा जाता है, अगर सिमिलर आंसर्स मिल रहे हैं तो बेस्ट आंसर हो जाते हैं, तो ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे तो हमने यहां से क्या लिया, यहां से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, है ना। यहां से हमने क्या लिया, यहां से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली, कर्तव्य। यहां से क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया, विधि की स्थापित प्रक्रिया, ठीक है ना। हर जगह से लगा। हमने यहां से क्या लिया, हमने यहां से संसदीय शासन लिया, और क्या लिया यहां से, हमने यहां से एकल नागरिकता भी लिया, परीक्षा में पूछा गया है। तो हर जगह से कुछ ना कुछ लिया है, लेकिन जो हमने ये डीपीएसपी लिए हैं, डीपीएसपी वो हमने कहां से लिए हैं, आयरलैंड के संविधान से और स्पेन से। तो इसका आंसर तैयार कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करने की बात करता है? फ्री लीगल एड, है ना, फ्री लीगल एड की बात कर रहा है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। तो यानी निशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है भाई। समान न्याय तभी प्राप्त होगा जब सबको सहायता मिल सकेगी, सबको कानूनी सहायता मिल पाएगी। प्रॉब्लम कहां पर आती है कि जो लोग गरीब हैं, इकोनॉमिकली बहुत परेशान है, वो अपने मुकदमों की पैरवी ही नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है और वहां पर एडवोकेट को करना पड़ता है, साथ ही साथ खर्चे होते हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा। तो राज्य के संदर्भ में कहा गया, ये भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया अनुच्छेद है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया कि ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जुड़ा और इसने आर्टिकल 39A जोड़ दिया, जो क्या करता है, फ्री लीगल एड की बात करता है, इक्वल जस्टिस की बात करता है। और इसी के ध्यान रखते हुए एक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम स्थापित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। ये जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लाया गया कानून, इसी के तहत जो है, जो भी लोग गरीबी रेखा वाले हैं या जो गरीब हैं, उनके लिए फ्री लीगल एड की बात की गई और राज्य उनको एडवोकेट अवेलेबल कराएंगे और जो एडवोकेट का भुगतान होगा वो राज्य करेगा। तो ये बात कहां पर है, इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा 39A। 40 में तो आपने ग्राम पंचायत देखा है, बिल्कुल रटे रहना है इसमें। 44 क्या कहता है, 44 बहुत आता है, UCC
कॉमन सिविल कोड। तो ये दिमाग में रखने का है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए क्या 47 कभी नहीं आता है, ज्यादातर यही सब अनुच्छेद आते हैं, इसलिए इसको याद रखना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है 44 और इस साल के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा क्योंकि परीक्षाओं में इसकी संभावना बढ़ गई है। धार्मिक मुद्दे बहुत चल रहे हैं और धर्म का मुद्दा जब ज्यादा चल रहा है तो यूसीसी आना ही आना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है, इसे ध्यान रखें। विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, फटाफट आप भी जवाब देते रहें ताकि चीजें सामने आए। आप क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसी विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? विशेष बहुमत यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा है। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के लिए कई प्रक्रिया है। एक तो साधारण बहुमत है, आपने पढ़ रखा है, साधारण बहुमत से होता है। दूसरा क्या है? विशेष बहुमत से होता है। और तीसरा क्या है? विशेष बहुमत है तथा प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन कहते हैं, अनुसमर्थन के द्वारा। तो ये 3 कंडीशन संविधान संशोधन होता है 368 में। ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन है, इसके चलाने की जो बात कही जा रही है, तो ये आपका ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान संशोधन की बात कही गई कि ये विशेष बहुमत से होगा। बाकी सबकी प्रक्रिया अलग है, साधारण बहुमत से संभव हो सकती है। नए राज्यों का गठन है, नाम परिवर्तन है, सब सारी चीजें अलग है। तो इसका बेस्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। इसको रख लीजिए कि संविधान संशोधन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जब भी होगा तो वो कैसे होगा? विशेष बहुमत के द्वारा होगा। तो एक अच्छा प्रश्न आपके सामने आ गया, इसे दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी जैसे हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसमें हमने कहा था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट। अब फिर क्वेश्चन घूम के आ गया दूसरे फॉर्मेट में, है ना। अब देखिए उसके ऑप्शंस को देखिए आप, और सब बातें आप जान रहे हो, बस समझने की जरूरत है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, गांधीवादी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अब इसमें से जो बेस्ट आंसर है वो आपका पहला है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। अगर इसमें राजनीतिक शब्द होता तो और अच्छा हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। उसमें कंफ्यूजन करने के लिए राजनीतिक यहाँ कर दिया, सामाजिक यहाँ कर दिया, और सामाजिक आर्थिक को साथ साथ ले लिया। गांधीवादी अपने आप ही, गांधीवादी तो विचारधारा है, ये विचार है जिसे तमाम जगहों पर समाहित होते हुए हमने देखा है, लेकिन जो और चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, है ना। आर्टिकल 38 अगर देखेंगे तो आपको साफ साफ सारी चीजें दिख जाएंगी। तो ये है। इसके अलावा क्या है, उद्देश्य की बात जब करते हैं, उद्देश्य है तो एक उद्देश्य ये है, दूसरा उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। जब सामाजिक लोकतंत्र होगा, आर्थिक लोकतंत्र होगा, राजनीतिक लोकतंत्र होगा तो कल्याणकारी राज्य अपने आप आ जाएगा। लेकिन इसको भी लिखा गया है स्पष्ट तौर पर, इसलिए ये भी एक आपका आंसर है, ये भी एक आंसर। दोनों आंसर्स को दिमाग में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले विद्यार्थियों, अगर आपको चीज समझ में आ रही है तो जरूर जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में आके जरूर जवाब दिया करिए। हम जैसे अध्यापकों को अच्छा लगता है, लाइव चैट तो खत्म हो जाती है, उसी में पड़ी रहती है, लेकिन हम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देखते हैं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक भी जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी की मदद हो जाए, किसी की जानकारी बढ़ जाए, किसी का लाभ हो जाए। एक क्वेश्चन जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव भी रहे हैं, कॉम्पिटिशन लाइफ से आए हुए लोग हैं हम लोग, हमने देखा है एक नंबर तो छोड़ दीजिए, 0.003 से लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसी भी घटनाएं सामने आई। तो वो जो इतना मार्क्स है वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि हम पढ़ते हैं, पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ने की प्रक्रिया है, पढ़ते रहिए, इतना पढ़ना है, लेकिन सफल होना एक दूसरी प्रक्रिया है। असफलता और सफलता के बीच में बहुत बड़ी खाई है। जो लोग असफल हो जाते हैं, कई बार वो लोग डिमोरलाइज फील करते हैं, निश्चित रूप से
क्योंकि समाज ऐसा हो गया है, चीजें ऐसी हो गई हैं, और आज की जो व्यवस्था चल रही है उसमें नौकरी का बड़ा सम्मान है। तो उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नौकरी जिनको नहीं मिल पाती है, तैयारी करते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। लेकिन जो सफल होते हैं वो कोई बहुत योग्य नहीं होते, बस उनका लक फैक्टर और उनकी मेहनत सही समय पर सही जगह पर काम आ गई, बस इतना ही अंतर होता है। और यही बात हमको समझनी है कि हम मेहनत कर सकते हैं, लक फैक्टर हमें नहीं पता, लेकिन हम मेहनत इतनी कर लें कि लक भी हमारे फेवर में आ जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान के क्या कहा गया के तहत राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों की से संबंधित हर स्मारक, स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। अभी कौन सा अनुच्छेद है, ध्यान देना है ना। तो ये क्या कहा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद यहाँ भरना है हम लोगों को, है ना, यहाँ भरना है, तो हम लोग देख रहे हैं। आइए, तो अब इसका यहाँ पर जो चीज आने वाली है, और बात की जा रही है राष्ट्रीय स्मारक की, तो इसका बेस्ट आंसर देखेंगे अगर, ये तो आपका कृषि और पशुपालन है, कृषि और पशुपालन, और ये दुर्बल वर्गों के लिए, कमजोरों के लिए चीजें हैं 46-47 में। जो आपका आर्टिकल 49 है, यही आपका आंसर है। 49 कहता है कि जो हमारे स्मारक है, स्थान है, जो हमारी मूर्तियां हैं, जो भी हमारी धरोहर है प्राचीन, उसका संरक्षण किया जाए। और इस उद्देश्य के लिए भारत में ASI कार्य कर रहा है। ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक भारत का संगठन है जो बहुत सारी चीजों की खोज कर रहा है, और विद्वानों ने कहा है, ASI का कहना है, विद्वानों का मानना है कि कोई भी वर्ष अगर 100 वर्ष पुरानी है तो उसे हम एंटीक या प्राचीनतम की कोट में रख सकते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक विरासत को लेकर चल रही है। ठीक है, तो ये आपके आज क्वेश्चंस थे। 20 क्वेश्चन की सीरीज पर डे चल रही है, समय निकाल के पर डे देखते रहे, पढ़ते रहे, ताकि तैयारी होती रहे। तो आज हमने आपको यहाँ तक डिस्कस किया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी चीजें। प्रतिदिन की सीरीज में बने रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। 500 क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आ रहा हूँ, डे बाय डे क्वेश्चन आपके पास आते रहेंगे, और उन्हें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैंने अपने मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के चैनल के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में आपको सारी बातें बताई। फेसबुक में हमारा पेज है मिशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई चीज समझ में नहीं आई है, आप जरूर बताइएगा, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, फिर से बताऊंगा। हालांकि कक्षाओं में प्रयास होता है कि सारी बातें बताई जाती हैं। बहुत जल्दी एक ऑनलाइन बैच का प्रोग्राम है, उम्मीद है 22 तारीख से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेज आ रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वो उसमें जुड़ सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, जीवन पथ में सफल होने के वो हर संभव प्रयास करिए जो आपको सकारात्मकता की तरफ ले जाते हुए सफल कराते हैं। नेगेटिविटी के साथ नहीं चलना है, नकारात्मक बातें नहीं करनी है, अनावश्यक के लोगों से संपर्क नहीं करना है। भरोसा रखना सीखिए, बस धोखा ना हो जाए, इतना भरोसा रखना सीखिए। बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।